नमस्कार मित्रों, लैब असिस्टेंट सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत। और ये पार्ट 6 है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक के डिस्क्रिप्शन नीचे आपको लिंक उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उन क्लासों की भी आप ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत ही शानदार आपको फ़ायदा होगा, नो डाउट। इन क्लासों के अंदर शुरू से अंत तक भी आप लोग जुड़े रहना। और क्लासों के अंदर आप आकर के जुड़ोगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अलग अलग क्वेश्चंस और विथ क्वालिटी बेसिस और हर चीज़ को डायग्राम के साथ में मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहना। ओके। और जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्लासें आपको अवेलेबल होती जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोग जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, 7.1 ग्राम सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की बात हो रही है। सोडियम सल्फेट, इसको ग्लोबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, कि 100 ml जल में विलयन की मोललता क्या होगी। एक होती है मोलेलिटी और दूसरी होती है मोलेलिटी। तो अपने को मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है और मोलरता का फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करते हैं। मोलरता, तो मोलरता में लिखा जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए देखना यहाँ पे गिवन वेट कितना है, तो 7.1। अच्छा, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करोगे सोडियम सल्फेट का, तो वैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है और ये होता है 142 ना, 142 ग्राम पर मोल, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। और ये कह रहा है कि इसको मेकअप करना है ओनली 100 ml। तो 10 100 1000 से 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.1 इंटू 10 अपॉन 142 करोगे तो इसका जो वैल्यू जाने वाला है वो हाफ टाइम जाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड नंबर सही हो जाएगा। 0.5 मोलेलिटी का यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा अगर आप 100 ml वाटर के अंदर 7.1 सोडियम सल्फेट को डिजोल्व कर देते हो। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चैप्टर से मिलेंगे। सॉल्यूशन जिसके अंदर मोलेरिटी, अच्छा उसके साथ में नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये बहुत शानदार टर्म है। उसके साथ में वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। उसके साथ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसको अपन अणु संख्या गुण कहते हैं, वो भी मिलेंगे। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्ब एनायन है। कैटायन की बात नहीं हो रही है, कार्बेनायन की बात हो रही है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, कि स्थायित्व के प्रति सही होता है। देखिए स्थायित्व में अपन अगर कार्ब कैटायन की बात करें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन, तो इस कैटायन के अंदर मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। लेकिन कार्बेनायन की बात करें तो वहाँ पे 1 डिग्री जो कार्बेनायन होता है वो मोर स्टेबल होता है। मोर होगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में यहाँ पे देख लीजिए, ये CH3 1 डिग्री होगा, ये CH3 है, अगेन CH3 है, तो यहाँ से तो तीनों हो रहे हैं। उसके बाद में CH3 CH2 और ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज है, CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज है। ओके, उसके बाद में ये दे रखा है 3 डिग्री, ये देख रहा है 2 डिग्री, ये दे रखा है अगेन 2 डिग्री। और फिर यहाँ पे देखना आगे की तरफ, तो दोनों के अंदर आप तीर देखोगे तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि 1 डिग्री जो कार्ब एनायन होता है, वो कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें देखिए तीर का निशान, बाकी में तीर का निशान देख लो, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। और कार्ब कैटायन अगर पूछा जाए तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, कार्बेनायन पूछा जाए तो 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, आप लोग हाइड्रोकार्बन के साथ साथ में GOC पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा CH3 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और तीसरा CH3 जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये क्या बोलती है, फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है। ये यहाँ पर फ्री रेडिकल है। और थर्ड दे रखा है CH3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके अंदर जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कार्बन के साथ में, कार्बन के पास में तो आउटर मोस्ट में होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। एक इसने डोनेट कर दिया है, एक इसने डोनेट कर दिया। अब देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक्सिस है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6।
सेकंड दे रखा है CH3, तो CH3 तो है लेकिन ऊपर फ्री रेडिकल दे रखा है। फ्री रेडिकल का मीन एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे कार्बन के पास में थे 4 इलेक्ट्रॉन, और इस 4 के साथ में और आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन बैठे हैं 3, 4 और 3 7, और 7 के साथ में एक फ्री रेडिकल बैठा है, मीन इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे CH3 है और इस CH3 के ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो 4 कार्बन के हो गए और 3 हाइड्रोजन के हो गए, मीन इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 8 7 किस में ऑप्शन हो जाएगा, 6 8 7, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 6 8 और 7 ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूड हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, इस नाइट्रोफिनॉल से पिक्रिक एसिड भी पूछा जाता है, पिक्रिक एसिड भी पूछा जाता है, उसको भी ध्यान रखना। पिक्रिक एसिड कुछ इस टाइप्स में होता है, जहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में अंदर की तरफ ये फिनॉल की स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये ऑर्थो पोजिशन, अगेन NO2 ग्रुप जोड़ दो। ये यहाँ पे पैरा पोजिशन, अगेन यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दो, और ये अगेन ऑर्थो पोजिशन, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप जोड़ दो। तो इसका नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को बोला जाता है पिक्रिक एसिड। लेकिन क्वेश्चन में पिक्रिक एसिड नहीं पूछा है, ये पूछा है कि नाइट्रोफिनॉल के अंदर पोजिशन आइसोमर कितने बन सकते हैं, पोजिशन स्थिति आइसोमर कितने बन सकते हैं, समावेवी कितने बन सकते हैं। तो फर्स्ट दे रखा कोई समावेवी नहीं बनेगा, 2 समावेवी बनेंगे, 3 समावेवी बनेंगे और 4 समावेवी बनेंगे। जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दे रखा हो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे आइसोमर्स कितने क्रिएट होंगे, 3 आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। एक एल्केन का अणुभार 72 है। अब 72 एल्केन है तो आपको एल्केन को वहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हो CH4 तो इसका वेट हो जाता है 16, कैसे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन चारों का 4, तो 12 + 4 16 हो जाएगा। C2H6, अब इसका कैलकुलेट करो तो इसका 30 तक चला जाएगा। कार्बन 2 है यानी कि 24, 24 और 6, 24 और 6 30 नहीं होगा, यहाँ पे ये 28 हो जाएगा, है ना। कार्बन कितना हो जाएगा, 24 और 24 और 6, और 30 ही तो होगा ना, 28 का होगा, तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद में C3H कितना हो जाएगा, 8, कार्बन 3 है तो भारतीय 36, है ना, ये हो जाएगा 36, 36 और 8 और करोगे तो 8 6 14 और ये 4 यानी कि 44 हो जाएगा। उसी टाइप में आप C5H12 करके देखो, पता चल जाएगा। कार्बन 5 है तो 5 का 12 से गुणा करोगे तो 12.60 ना, तो ये 60 + 12 और करोगे तो टोटल हो जाएगा 72। मीन यहाँ पे जो अणुभार 72 है वो कहीं न कहीं पेंटेन का है, पेंटेन का। अब पूछ रहा है क्या, इसका क्लोरीनीकरण करवाने पर केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है, वो कौन सा होगा, नॉर्मल पेंटेन होगा या नियोपेंटेन होगा या आइसोपेंटेन होगा या सभी होंगे। देखा यहाँ पे क्लोरीनीकरण कराओगे तो क्लोरीनीकरण करवाने पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमेशा एक नियोपेंटेन फॉर्म होता है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो, वहाँ पे इनका प्रिपरेशन भी दे रखा है। उसके साथ में हाइड्रोकार्बन में भी ये चैप्टर दे रखा है, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर नियोपेंटेन का फॉर्मेशन होगा, और नियोपेंटेन में जब भी स्ट्रक्चर होगी तो उस स्ट्रक्चर में हमेशा प्लस के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे CH3 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 होगा, बीच में हमेशा कार्बन होगा। और क्लोरीनीकरण करवाओगे तो कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहाँ पे Cl आकर के ऐड हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे नियोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लीजिए, हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पादक में किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन लाइक एज CH4 दैट इज मीथेन। और इस मीथेन का जब दहन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन CO2 एंड H2 will be formed. Okay, CO2 and H2 will be formed, and during this reaction CO2 will be eliminated in the atmosphere and H2 in the vapor phase eliminate in the atmosphere, and during the reaction a lot of heat energy is produced. So this type reaction is also included in a exothermic reaction. ओके तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगी। ये कह रहा है कि उत्पाद के रूप में अम्ल का निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा, या H2O CO2 का निर्माण होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण होगा। मीन इथाइलिन ग्लाइकोल की बात हो रही है, CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन
ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसको डाई हाइड्रिक एल्कोहल भी बोलते हैं। तो यहाँ से H2O और CO2 का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश शैवालों में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। अधिकांश शैवालों में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। जितने भी शैवाल है या जितने भी एल्गी है, इन एल्गी के अंदर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चलता है, डिप्लॉइड नहीं चलता है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चलता है। और जब हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चलता है तो एन अवस्था ही इसमें चलती है, जिसको अल्टरनेशन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जीवन एकांतरण भी कहते हैं। तो उसमें हमेशा अगुणित अवस्था ही चलती है, कभी भी द्विगुणित नहीं होगी, अगुणित द्विगुणित दोनों नहीं होगी, किसी भी प्रकार का ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। लीजिए, पूजा पाठ में बजाया जाने वाला शंख किस संघ से है, किस किंगडम से है। अच्छा, किंगडम के आधार पर आप लोग एक याद भी रखोगे कि जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, जब अपन जीवों का वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर एक सिस्टम दिया जाता है, और सिस्टम के अंदर संघ है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जगत, जगत के बाद में संघ, संघ के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में गण, गण के बाद में कुल, फिर आता है वंश, और लास्ट में जाकर के आती है जाति। और जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रे ने किया था, जॉन रे ने। अच्छा, इस जाति को क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट भी कहा जाता है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि संघ किस संघ से संबंधित है, तो अच्छे से जानते होंगे ये सारे के सारे जीव मोलस्क का संघ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑर्थ्रोपोडा में देखो तो ये नॉन वर्टिब्रेटा के अंदर पहला सबसे बड़ा संघ है, मोलस्क का नॉन वर्टिब्रेटा में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। एनिलिडा को देख लो तो इसमें केंचुआ शामिल किया जाता है, केंचुआ। और प्रोटोजोआ, तो इस प्रोटोजोआ के अंदर आप लोग देखते हो मलेरिया फैलाने वाला बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है, वो इस प्लाज्मोडियम को इस प्रोटोजोआ में इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट रहते हैं। तो पूजा पाठ के समय जो शंख बजाते हैं वो मोलस्का का है, और इसका आउटर जो सरफेस होती है वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, या उसको अपन संगमरमर कहते हैं, तो उससे बना हुआ है। और यही जब समुद्रों में जाकर के जमती है तो प्रवाल भित्तियों का निर्माण करती है, कोरल रीफ का निर्माण करती है, कोरल रीफ है ना, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पॉइंट भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि जब जायांग पुष्पासन पर सबसे ऊपर स्थित हो तो उस पुष्प को किस नाम से जाना जाता है। देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को देखिए, फर्स्ट कंडीशन, और इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो चित्र के अंदर फर्स्ट कंडीशन में पूरा का पूरा पुष्पासन नीचे पड़ा है, लेकिन ओनली इसका जो जायांग भाग है गायनोसियम है वो अपर पोजीशन में। और इस प्रकार के प्लांट्स को नाम दिया जाता है हाइपोगाइनस, नाम दे रखा है यहाँ पे हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस पोजीशन कहते हैं। तो हाइपोगाइनस या इसको कहते हैं अधोजायांगता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। परिजायांगी बिल्कुल बीच की कंडीशन में होती है। एपिगाइनस कंडीशन होती है, इंफीरियर सुपीरियर कंडीशन भी इसकी मिलती है, लेकिन ये हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। वार्षिक वलय क्यों बनती है। वार्षिक वलय बनने का कारण प्लांट्स के अंदर होता है जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, जिसके कारण प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मीन उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, जिससे तने की मोटाई में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। तना छोटा सा होगा लेकिन टाइम के साथ में उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, और ऐसा जब होता है तो उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इसी जाइलम फ्लोएम से हर साल एक एनुअल रिंग बन जाती है, एक वार्षिक वलय बन जाती है। अच्छा, इस वार्षिक वलय को गिन करके अपन पौधे की एज, आयु का भी पता लगाते हैं, और उस विज्ञान की शाखा का नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब अपन पौधे की आयु का पता लगाते हैं, और आयु का पता लगाने के लिए हर साल एक रिंग बनती है, और रिंग जब बनती है तो उसके अंदर एक तो होती है हार्डवुड और उसके साथ में एक होती है सॉफ्टवुड, ये दोनों जाकर के उसके अंदर कलेक्ट हो जाती है, जिससे एक रिंग का निर्माण होता है। इस रिंग के अंदर हमेशा जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, लिख रखा है कि एक गिरा अंतःकास्ट और एक गिरा रस कास्ट होता है, या एक गिरा वसंत कास्ट और एक गिरा सर्द कास्ट होता है, या जाइलम और फ्लोएम होते हैं, या एक वर्ष में उत्पन्न द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम होते हैं।
तो कहीं पे भी घुमाओ, लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जल तथा खनिज लवणों के आवागमन हेतु जल अणुओं के मध्य आकर्षण बल कहलाता है। जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसको ससंजन बल कहते हैं, या इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स, एडिसिव नहीं होगा, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। और इसी कोहेसिव फोर्स के कारण पानी हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसके अंदर एपोप्लास्ट के साथ में सिम्प्लास्ट, इस प्रकार के प्रोसेस भी चलते हैं। प्लांट्स में भी आपने देखा होगा, टोटल जो भूमिगत जल होता है, टोटल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उस अंडरग्राउंड वाटर में टोटल वाटर की जो क्वांटिटी है उसको नाम दिया जाता है होलार्ड। लेकिन इस होलार्ड में से जो पानी पेड़ पौधों को मिलता है उसको नाम देते हैं क्रिसार्ड। और जो पानी भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, बट पौधों को अवेलेबल नहीं हो रहा, तो उसको नाम देते हैं ईकार्ड। उसको ईकार्ड के नाम से जानते हैं। तो ईकार्ड, क्रिसार्ड और होलार्ड, ये तीनों चीज़ें भी इसी प्लांट्स के रेस्पेक्ट में पानी के अवशोषण पे पूछी भी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे बल हमेशा आसंजक लगेगा। क्रेंज एनाटॉमी वाली पत्तियाँ होती है। क्रेंज एनाटॉमी याद रखना, ये हमेशा C4 प्लांट्स में होती है, और इसके अंदर जो शीथ होती है या जो मध्य उत्तक होते हैं, मीजोफिल्स जो भी होते हैं, इन मीजोफिल्स की जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिकनेस में होती है, मोटी होती है। तो ये मीजोफिल की संरचनाएं होती है, और इसी मीजोफिल के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी होती है, और इसी क्रेंज एनाटॉमी के अंदर मालादार गार्लैंड संरचना मिलती है। ओके, तो ये C4 प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के कारण इसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र क्या है। तो क्रेब्स चक्र एक ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज या फिर स्टार्च लास्ट में जाकर के ATP कन्वर्जन को करता है, और ये हमेशा ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में होता है। फर्स्ट दे रखा है अनऑक्सीश्वसन या एम्फीबॉलिक सिस्टम या फिर किण्वन ध्यान रखना, फर्मेंटेशन जिसे अपन कहते हैं, और इसी फर्मेंटेशन के माध्यम से दूध से दही भी बनता है ना। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दूध से दही का निर्माण होता है। अच्छा, अल्कोहल फॉर्मेशन जितना भी होता है, अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, वो भी इसी से होता है। गन्ने का रस जिसको अपन कहते हैं मोलेसस, और गन्ने के रस या उसी मोलेसस से जब अल्कोहल बनाया जाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज में लेते हैं, जाइमेज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट सुगर कैन इनटू अल्कोहल, देन वी राइट हियर जाइमेज। साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को, फर्स्ट तो सही है। दूसरा, कोशिका की वृद्धि को नहीं करता है। स्तंभ की वृद्धि को बढ़ाने का काम हमेशा ऑक्सिन हार्मोन करता है। ऑक्सिन हार्मोन करता है। इस ऑक्सिन के अंदर इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड भी होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी होता है। तो ये सारे इसमें यूज लिए जाते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन जो पौधे की प्राथमिक ग्रोथ करता है, प्राइमरी ग्रोथ को करता है। अच्छा, नीचे दे रखा है अनिषेक जनन या अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। इस पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया भी इसी ऑक्सिन हार्मोन के माध्यम से होती है, जिसमें बिना बीज वाले पौधों के अंदर या फिर बिना निषेचन के डायरेक्ट फल का निर्माण होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। मनुष्य का सही दंत सूत्र क्या होगा। मनुष्य के अंदर इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, और इनकी संख्या अगर देखी जाए तो हर जबड़े के अंदर इनकी संख्या पूछी जाती है, और जबड़े के अंदर भी इन दांतों की प्रत्येक की संख्या पूछी जाती है। तो मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 × 2 = 32। तो ये मनुष्य के दांत होते हैं, जिसमें से 20 दांत दूध के दांत होते हैं, बाकी जो 12 दांत होते हैं उनको स्थायी दांतों के नाम से जानते हैं। मनुष्य के दांत थीकोडोंट भी होते हैं। थीकोडोंट, मनुष्य के दांत थीकोडोंट यानी कि गर्त दंती होती है, जो मुंह के अंदर मसूड़ों में धंसे हुए पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत डाइफोडोंट भी होते हैं। डाइफोडोंट, मनुष्य के दांत द्विबार दंती होती है। डाइफोडोंट होते हैं द्विबार दंती होती है, जो 2 बार जीवन काल में उगते हैं। और मनुष्य के दांत
थिकोडोंट के साथ में हेटेरोडोंट भी होते हैं। हेटेरोडोंट आप देखोगे इनकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर मनुष्य के दांतों को देखते हैं तो कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ नुकीले, कुछ चौड़े, कुछ तीखे, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो मनुष्य के दांत विषम दंती भी होते हैं। तो ये मनुष्य के दांतों को अलग अलग संरचना देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3, ये तो सही हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा, 2/3 ये भी गलत हो जाएगा, 2/3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है और दंत सूत्र। ओके। मनुष्य के अंदर दांतों का जो ऊपरी परत होता है बहुत ही कठोर होता है, शरीर का सबसे हार्ड पार्ट भी है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना कि मनुष्य के दांतों की जो ऊपरी परत है वो किस पदार्थ से निर्मित होती है। ओके, ऊपरी परत की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण, फास्फोरिलीकरण एवं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में कौन हेल्प करता है? तो मनुष्य के शरीर में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन से डाइफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये प्रोसेस भी चलता है और ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलेशन भी चलता है। इसके अंदर हमेशा सूत्रकणिका या जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये इसमें हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोसेस में हेल्प करता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र का सही क्रम क्या होगा? जब भी कोशिका विभाजन होता है तो उसके अंदर G1, S, G2 और M, ये 4 अवस्थाएं चलती हैं, जिसको ग्रोथ फर्स्ट, सिंथेसिस, ग्रोथ सेकंड और फिर उसके अंदर माइटोसिस या मियोसिस चलता है। तो कोशिका विभाजन के अंदर चक्र का सही क्रम G1, S, G2, M, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। बाकी में G से कहीं स्टार्ट भी नहीं कर रहे। ओके, तो कोशिका विभाजन का चक्र रहता है जिसमें सबसे लंबी अवस्था चलती है तो इसको इंटरफेज कहते हैं, और कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था तो उसको एम फेज के नाम से जानते हैं। बाकी कोशिका में केंद्रक का जब विभाजन होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और जब कोशिकाओं में कोशिका खुद विभाजित होती है तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका विभाजित होती है। अच्छा, कोशिका का द्रव्य 2 मेथड से विभाजित होता है। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर मध्य पटलिका का निर्माण होता है, मिडल प्लेट का निर्माण होता है। और अगर जंतु कोशिका विभाजित होती है, एनिमल सेल विभाजित होती है, तो एनिमल सेल में विभाजित होते समय बीच में एक खांच का निर्माण होता है, एक ग्रूव का निर्माण होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस चलती है। और कोशिका विभाजन के अंदर केंद्र का विभाजन 4 स्टेप में होता है। समसूत्री विभाजन में फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग विभाजन होगा तो उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का निर्माण होता है। टीलोफेज से पहले जो एनाफेज है वो सबसे छोटी अवस्था है और प्रोफेज सबसे मोटी अवस्था होती है। गुणसूत्रों को स्पष्ट देखोगे तो मेटाफेज अवस्था है। गुणसूत्रों को V, L, J और I शेप में देखोगे तो वहाँ पर एनाफेज अवस्था होती है। और लास्ट में जो टीलोफेज अवस्था है वो प्रोफेज की जस्ट उल्टी अवस्था होती है, जिसमें एक कोशिका में आभासी रूप से 2 केंद्रक भी दिखाई देते हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे और थम्स अप करके लाइव सेशन में भी बता दीजिए और क्लासों को लाइक जरूर करें। बहुत शानदार मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बन के ढांचे के युग्म के लिए कौन सा श्रृंखला समावेवी का उदाहरण है? यानी कि आपको चेन आइसोमर यहाँ से ढूंढना है। और चेन आइसोमर जब अपन ढूंढेंगे तो एक चेन जो हो सकता है वो नॉर्मल हो सकता है वो आइसोफॉर्म के अंदर हो सकता है वो नियोफॉर्म के अंदर हो। तो यहाँ पे इस चेन को देखोगे तो इसको आप नाम दोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। राइट सर, ब्यूटेन कहाँ है? तो इसको इमेजिन करो और इसको आप नाम दोगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, कि ये दोनों हो सकती है। कारण इसमें भी कार्बन 5 है और इसमें भी कार्बन 5 है, लेकिन ये चेन आइसोमर है। इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आइसोमर के अंदर चेन आइसोमर की तरह ये फॉर्म करती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखना, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर जिसमें 2 नंबर पे ब्रांच है और इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो अगेन यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रांच है। ये कोई आइसोमर नहीं है, आइडेंटिकल सेम संरचना। इसको देखोगे तो ये भी आइसो स्ट्रक्चर है और ये भी आइसो स्ट्रक्चर है, कोई इसमें फर्क नहीं है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और इधर की तरफ ये भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो यहाँ पर श्रृंखला समावेवी के रूप में शो हो रहा है। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक चिड़िया मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश करती है जिसमें परजीवी जोंक है, उसको खाती है तो चिड़िया भोजन प्राप्त करती है। मगरमच्छ खून चूसने वाली जोंक से छुटकारा पा लेता है, तो ये किस प्रकार का सामंजस्य है? इसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्रेशन।
प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सहजीविता के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता? तो ध्यान रखना, एनर्जी के पिरामिड जो होते हैं वो कभी भी उल्टे नहीं बनते। तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता है। अपघटनकर्ताओं को अगर हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, एक पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो यूज है वो सबसे पहले टेंसले ने किया था। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और आप अगर अपघटनकर्ताओं को हटा दोगे तो बीच में खनिजों का जो चक्रीकरण है वो यहाँ पे रुक जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कि वे कौन सी प्रजातियां हैं यदि उनको शीघ्रता से संरक्षण नहीं दिया जाए तो विलुप्ति के नजदीक पहुंची जाएगी। तो ये होती है विलुप्त प्रजातीय जातियां, जिसको रेड डाटा बुक में भी लिखा जाता है और रेड डाटा बुक का IUCN के द्वारा देखभाल किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैसों के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4 होती है और लास्ट में NO2 होती है। तो ये गैसें इंक्लूड होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल प्रदूषण के अंदर सबसे हानिकारक प्रदूषित होता है लेड, सीसा, जो मानव शरीर के अंदर लंग्स को प्रभावित करने का वर्क करता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी से प्रयोग किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण जीवाणु अगर पूछा जाए तो उससे एक तो होता है एग्रोबैक्टीरियम और दूसरा होता है E. इचेरियम। TI प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है क्या है? तो ये है एक ट्यूमिफेसियंस, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। तो इस प्रकार से आज की स्लाइडों को यहीं अपन फिनिश करते हैं। क्लास को आपने शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए शुक्रिया। और बार बार क्लासों को मैं अपडेट करता रहूँगा, आप लोग आकर के चैनल के ऊपर विजिट करें। और बिल्कुल नए चैनल पे आप विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब भी करो, क्लासों को लाइक भी करो और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करो। सो थैंक यू, ग्रेट डे, बाय बाय।